गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज इमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और क्लास देख पा रहे होंगे। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर देखने में समस्या हो रही हो। आजकल टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि बारिश का थोड़ा सा मौसम है और जो वाईफाई वाले लोग हैं वो भी समस्या में रहते हैं। ठीक है, देखते हैं जोगेंद्र ऐसा क्यों हो रहा है भाई। और नाम ले लिया भाई सुधांशु। चले कहानी स्टार्ट करें आज की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका टॉपिक है। लगभग हर जगह जहां भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वहां इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। व्यक्तिगत अंतर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सीटेट वालों को मैं थोड़ा सा बता दूं और बाकी लोगों को भी कि आपके इसके बाद जो टॉपिक्स बचते हैं वो है एक इंटेलिजेंस, जो हम साथ में ही करेंगे कंबाइंड क्लास में। ठीक, इंटेलिजेंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका एक टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, पूरी यूनिट है 5 नंबर की और बाकी जगह भी इतने ही नंबर में आता है, तो उसको डिटेल में करेंगे जो जरूरी है उसको ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा आपका सिंपल से टॉपिक्स हैं जिसको हम एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP कहते हैं। सभी को पढ़ना है ये भी, है ना। 2020 NCF पढ़ेंगे, जो जरूरी चीजें, हालांकि अभी NCF उतना नहीं पूछा जा रहा बट स्टिल। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तीसरी चीज है आपकी RTE एक्ट 2009। ये आपका रिमेनिंग सिलेबस है। जो लोग सीटेट को लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिंपल है कि उनका इस मंथ के एंड तक, यानी जुलाई एंड तक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक मैक्स टू मैक्स सिलेबस आपका खत्म हो चुका हो। और बहुत तसल्ली से हमने सिलेबस किया, नहीं तो सिलेबस जल्दी भी कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बाकी लोगों के लिए, जो लोग बाकी बैचेस में हैं, अभी उनका कहानी जो है लंबी चलेगी, क्योंकि सीटेट मान लीजिए इतना आता है, अगर टॉपिक वाइज में बात कर रही हूँ, लेवल अलग अलग तरीके से चीजें चलती हैं, और तो बाकी में इतना आता है तो वो भी जरूरी है। ठीक है ना। तो कल सेशन नहीं हुआ था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा मौसम ऐसा सही है। तो ये आपके टॉपिक्स है रिमेनिंग। इसके अलावा बाकी लोगों के बहुत सारी यूनिट्स बची हुई हैं, अभी लर्निंग की पूरी थियरीज चलेंगी। और सीटेट में एक आपका छोटा सा टॉपिक था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का, एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 2 4 5 मतलब 10 क्लास के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा जो आपका सिलेबस है, क्योंकि थोड़ा सा हम डिस्कशन लंबा रखते हैं। अदरवाइज तो ये 5 क्लास में भी खत्म किया जा सकता है। CCE भी करेंगे, डोंट वरी। CCE भी कर लेंगे, डोंट वरी। हालांकि अब CCE का वेटेज ऐसा कुछ रह नहीं गया है, बट स्टिल वील डू इट। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो अगर देखा जाए तो सिलेबस में ना ये है ना ये है ना ये है ना, और ना ही ये है। ये तो है चलो असेसमेंट एंड जो आपका इवेल्यूशन वाला पार्ट है, अदरवाइज ये 3 टॉपिक देखेंगे भी नहीं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करें। हाँ, गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन सब इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है, आपको टेंशन लेनी नहीं है, जो पेपर में आएगा वो कराया जाएगा। ठीक, अभी होंगे किरण, होंगे। माइक्रो टीचिंग सीटेट में पढ़नी नहीं होती, बट मैं करा चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा प्रीवियसली, कि इन केस कहीं ऐसा हो तो आपको पता होनी चीजें। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति में क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं, या व्यक्तियों में क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। डिफरेंस का मतलब है विभिन्नता या अंतर। हम सभी एक जैसे नहीं हो सकते। अगर हम सभी एक जैसे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम रोबोट्स कहलाएंगे। फिर हम एक रोबोट हो जाएंगे, जैसे ये ईयरफोन सबके लिए एक जैसा काम करेगा, किसी के भी कान में लगाइए आवाज सेम ही आएगी, है ना। तो ये क्या है, या इस तरह का जो भी सेम ब्रांड का कोई भी फोन है या कुछ भी है, वो सेम प्रोडक्ट 1000 बनेंगे, 2000 बनेंगे, 10,000 बनेंगे, 10 लाख बनेंगे, सब सेम ही साउंड करेंगे, सब सेम ही काम करेंगे। कैलकुलेटर है तो वही काम करेगा। तो हम रोबोट्स हो जाएंगे अगर हम व्यक्ति होकर के सेम हो जाएं। तो व्यक्तियों में पूरी तरह से समानता या आइडेंटिकल होना संभव नहीं है, डिफरेंसेस होते ही हैं। चाहे हमारा जो IQ है वो सेम हो, चाहे हमारा हेरिडिटी हमारी बहुत हद तक कॉमन हो, क्योंकि जो ट्विंस होते हैं उसमें भी जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, 2 तरह के ट्विंस होते हैं, तो उनकी हेरिडिटी बहुत हद तक मैच करती है, लेकिन फिर भी उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो साथ जन्म ले रहे हैं, एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, एक साथ जन्म हुआ है, एक जैसी शक्ल है, एक जैसी आवाज है, लगभग इंटेलिजेंस का लेवल सेम है, जीन्स बहुत हद तक सेम है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, जैसे 2 व्यक्ति दुनिया में किसी का भी थंबप्रिंट एक जैसा नहीं हो सकता, उसी तरह से इंडिविजुअल्स भी, कोई भी 2 लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। काफी समानताएं होती हैं, काफी अंतर होते हैं, बट बिल्कुल एक जैसे होना संभव नहीं है। ठीक है ना, मिल जाएगा मोहम्मद, डोंट वरी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंड्यूरा अलग से नहीं पढ़ना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ARPR मैंने उस दिन आपको कराया भी था, है ना। अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लगा तो करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, करा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है आपने। ठीक, बाकी बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी भी उनको टेंशन नहीं लेनी, बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है ना। तो हम ये PNG कब से मिलेंगे, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। तो सीटेट के बैच में तुरंत ही मिल जाएंगे, मतलब 1-2 दिन की ही डिले है अगर है तो वो मैं अभी उस पर बात ही नहीं करूंगी, जब मिल जाएंगी तभी बताऊंगी आपको, है ना। और उतना समय होगा कि आप उनको आराम से रिवाइज कर सकें। बाकी बहुत सारे लोग तो जो हैं वो डेली ही मॉक टेस्ट का बता देंगे फिर बता देंगे आपका। अच्छा, कुछ क्लासेस आपकी ऑफलाइन भी होनी है। जो लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, मेरा प्लान है कि 3 दिन आपकी ऑफलाइन क्लास सेकेंड वीक ऑफ अगस्त यानी फर्स्ट वीक में ही कोशिश करेंगे कि रखी जाए, तो जिनको आकर के पूरा रिवीजन वहां पे भी फ्री में करा दिया जाएगा। आपका जो सेंटर है वो है आदर्श नगर दिल्ली में, तो तब हम बताएंगे। स्टीफन क्रेशन CDP में नहीं पढ़ना होता आपको, है ना, लैंग्वेज में पढ़ना होता है, वो मैं यूट्यूब पे करा दूंगी। जैसे टेढ़े मेरे जो एक्स्ट्रा से टॉपिक हैं जो सिलेबस में है भी नहीं और आते भी नहीं है, वो एक लैंग्वेज के सेक्शन, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जाता है। स्टीफन क्रेशन CDP का पार्ट नहीं है। कोशिश रहेगी अधिराज के समय से जो है क्लास शुरू हो सके। 10 मिनट तक का होता ही है टाइम जो मैं लेकर के चलती हूँ, उनके बफर टाइम है, 10 मिनट बाद क्लास शुरू होगी। चलिए, ब्लूम अलग से नहीं पढ़ना आपको NEP में ही मैं उतना बता दूंगी, ब्लूम का काम वहीं से हो जाएगा। हमारा क्या होगा, क्यों क्या हुआ आपके साथ भाई, है बढ़िया होगा, क्या होगा रेशमा, कौन कहाँ समस्या आ रही है ये तो बताओ। देखो एक बार, लैंग्वेज एंड थॉट एक टॉपिक है आपका, उसमें स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज भी मैं आपको बता दूंगी, ये बात भी आप सही याद दिला रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर जो टॉपिक हैं बचे हुए वो याद आते रहेंगे तो सही रहेगा। ये मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, है ना। लैंग्वेज एंड थॉट भी हम कर लेंगे। बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड थॉट एक ही चैप्टर में आपका हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ पे और 4 टॉपिक भी लिख लूंगी, बट वो भी क्योंकि ऐसा टॉपिक है ये भी जो जितना जरूरी है वो प्याजे और वाइगॉस्की के कॉन्टेक्स्ट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको करके चलेंगे, समय हमारे पास है ना। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, कहानी समझते हैं व्यक्तिगत अंतर की, कि कोई भी 2 इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते, व्यक्तियों में अंतर पाए जाते हैं और वही हमें व्यक्ति बनाते हैं, अदरवाइज हम क्या बन जाएंगे, रॉबर्ट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी निशु, यूट्यूब पे करा दूंगी, क्योंकि स्टीफन क्रेशन क्या है, कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है। आजकल उसका मौसम चल रहा है आने का, तो वो आ भी जाता है। नॉम चॉम्स्की भी CDP का पार्ट नहीं है, आपका लैंग्वेज का पार्ट है। जो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का इतना ही मन है तो फिर यूट्यूब पे आप एक बार सर्च भी करोगे तो भी मिल जाएगा आपको, है ना। बाकी जो बैचेस हैं उनमें कराऊंगी सारी चीजें, बट जो सीटेट के लिए जरूरी है वही काम हम करने वाले हैं। 30 में से 30 की गारंटी है अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं। चलिए, अब और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, आते हैं अपने टॉपिक पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्ति, और व्यक्तिगत इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती हैं। हम अपनी शक्ल, हम अपने आवाज, हम अपने बुद्धि के स्तर, हम अपनी क्षमताओं में, एबिलिटीज में, हम अपने इंटरेस्ट में, अपनी रुचियों में, किन्हीं भी 2 बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल सेम हो, वो गलत होगा। कि एक बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो। ठीक है ना। हाँ दीपक, बहुत बार। चले देखिएगा, तो बायोलॉजिकल, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते कैसे हैं, पनपते कैसे हैं, जन्म कैसे होता है इनका। तो अगर हम बात करें तो एक है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, फैक्टर्स कौन से हैं, जैविक, यानी जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, यानी जो हमारा आनुवांशिक बनावट है, कि हमारे सबके जीन्स डिफरेंट होते हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है एक, तो इसमें जैविकता के कारण डिफरेंट होते हैं हम, मानसिक स्तर के कारण भी डिफरेंट होते हैं। भाई इंटेलिजेंस का भी स्तर सबका सेम तो नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोगों का, या मोर देन 50% लोगों का जो IQ है वो एवरेज होता है, लेकिन फिर भी बुद्धि जो है डिफरेंट पाई जाती है। बुद्धि के स्तर में भी अंतर होता है, मानसिक रूप से किसी चीज को अडेप्ट करना, सोचना, समझना। कल्चरल एस्पेक्ट भी भिन्नता का कारण बनते हैं। आप इंडिया में रहते हैं तो एक कल्चर है, इंडिया में भी अगर आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी। आप USA में रहते हैं तो वहां जो सेलिब्रेशन है हो सकता है वो क्रिसमस का ज्यादा हो, यहाँ पे दिवाली का ज्यादा हो, है ना। तो CC तो करवा चुके हैं 7 जुलाई को, देख नहीं, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। ठीक है ना। इमोशनल एस्पेक्ट, सामवेगिक रूप से कोई व्यक्ति है जो इमोशंस को ज्यादा इंटेंसली फील कर पाता है, कोई व्यक्ति है जो ज्यादा उतना फील नहीं करता है, या फिर उसने चैनलाइज किया हुआ है अपने इमोशंस को मैनेज करना, उसको आता है। ठीक है ना।
ठीक है कुमारी, कोई दिक्कत? भाई जिनकी क्लास अभी भी नहीं चल रही रिफ्रेश कर लो, क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे क्लास होगी, बिल्कुल होगी। तो इमोशनल एस्पेक्ट्स में हम अलग होते हैं, तो अंतर के आधार हैं ये कि जैविकता हमारी अलग है, मानसिक स्तर अलग है, सामवेगिक पक्ष अलग है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, हम कहाँ बड़े होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किन त्योहारों को मनाते हैं या किन इवेंट्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, किस चीज को किस समाज में कैसे देखा जा रहा है, ये सब अंतर का आधार बनते हैं। क्या बनते हैं? आधार बनते हैं। ठीक है, थोड़ी तबियत तो रमन ऊपर नीचे है भाई, तभी आपकी क्लास ऑफ थी कल। तो अगर हम बात करें, कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। वो क्या मुद्दे हो सकते हैं कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, कोई भी दो व्यक्ति एकदम सेम नहीं होते। ये बात हम कर चुके हैं, इसके रट्टे नहीं लगाने, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट ये आपको पीडीएफ में फिर भी बाइलिंगुअल मिल जाएगा। ठीक है ना? अंतिम आप पढ़ाई पे फोकस कर लो थोड़ा। कोई नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, यानी बिल्कुल सेम नहीं हो सकते कोई भी दो इंडिविजुअल, एकदम कॉपी नहीं हो सकते एक दूसरे की कि हर चीज में एग्जैक्टली सेम हो। कितने भी सेम होंगे, अंतर फिर भी पाए जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है बात? अच्छा, D+B के बैच में क्लास नहीं चल रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोल दिया टीम को। देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करते हैं, इवन ट्विंस हैव डिफरेंसेस, जो जुड़वा बच्चे उनमें भी विभेद या अंतर पाए जाते हैं। इट इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर, है ना? जुड़वा बच्चों में अंतर पाए जाते हैं। बाली को याद कीजिए, उसमें रामायण में, महाभारत देख रहे हो आजकल तो वही आ रहा है दिमाग में। तो रामायण में तो बाली और जो उनके भाई हैं, याद आ रहे हैं, सुग्रीव, क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस हैं, और अंतर बेहद है दोनों में। दिखते सेम है, बट व्यवहार में, आचार में, विचार में, स्वभाव में डिफरेंस है। ठीक, इट इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर। जो हमारी हम बोलते हैं ना, जो प्रकृति है हमारी माता है, तो प्रकृति से हमें अंतर मिले हैं, हम बाय डिफॉल्ट डिफरेंट हैं। ठीक, डिफरेंसेस आर नॉर्मल कॉमन थिंग टू हैव, या मैं कहूं एम्ब्रेस करना चाहिए हमको डिफरेंसेस को, हमें बेहतर मानना चाहिए, हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे बीच में अंतर है। अदरवाइज तो क्या आप अपने जैसे एक और इंसान के साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, 5 मिनट में बोर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आप जोक क्रैक करते हैं, सेम जोक पे वो हंसता है, सेम जोक वो क्रैक करता है, सेम बातों पे वो इरिटेट होता है। एक और अपने जैसे व्यक्ति को आप झेल नहीं पाएंगे ज्यादा देर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जो डिफरेंसेस हैं दे आर इंपॉर्टेंट, और मदर नेचर ने हमको ऐसे ही बनाया है, और डिफरेंसेस हमें एम्ब्रेस करने चाहिए, इनको नॉर्मल समझना चाहिए, इनको अच्छा मानना चाहिए, ना कि इनको बोझ मानना चाहिए कि शर्मा जी का बेटा तो देखो ऐसा है और तुम ऐसे हो, है ना? तो वो नहीं करना। आप किसी से कुछ अच्छा सीख सकते हो, कोई आपको इंस्पायर कर सकता है, बट अगर हर बच्चा एक जैसा हो जाएगा तो फिर पॉइंट नहीं बचेगा दुनिया का और जीवन का और नेचर का। ठीक है? ठीक है शिवानी? आरके एग्जैक्टली किस बैच में आप हैं ये बताइएगा। देखिए बाकी बैचेस की क्लास तो अभी 3-4 महीने और चलेंगे, 3-4 महीने हो चुके हैं, इस बार बहुत लंबे तरीके से चल रहे हैं, हम थोड़ा सा स्लो भी चल रहे हैं। तो अनटिल अनलेस कोई पेपर हमारा एकदम से सामने है भी नहीं, तो आराम से अपना 8 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे इस बार। 52 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, और अभी कम से कम भी इतनी होंगी, 125 क्लास तक भी जाएंगी आराम से। सीटेट में भी 32 क्लास के आसपास आपकी हो चुकी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक बातें, ये आधार है जिसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भी डिफरेंसेस की बात आए तो हमें किसी बच्चे को नीचा नहीं दिखाना, किसी बच्चे को बहुत ऊंचा नहीं दिखाना। हर व्यक्ति के अंदर जो उसकी यूनिकनेस है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति में यूनिकनेस है उसको आप निखार करके लाओ। यानी हर एक व्यक्ति कुछ विशेषता लेकर के पैदा होता है, यूनिक है वो अपने ही सेंस में, हम उसे कंपेयर करने में लगे रहते हैं, है ना? कुछ विशेष है हर एक व्यक्ति के अंदर, उस विशेषता को पहचानना है, उस यूनिकनेस को पहचानना है कि वो किस फील्ड में। हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम क्या कह रहे थे, बाल केंद्रित शिक्षा में, कि हर बच्चे में कुछ स्किल होगी, उसको हार्नेस करना है, उसको उभार करके लाना है, जो उसके अंदर एबिलिटी है छिपी हुई, तो उसकी यूनिकनेस को पकड़ना है। ठीक है ना? हाँ एग्जैक्टली ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या कह रही है कि जैसे अपने हस्बैंड में ज्यादा गलती दिखती है, कमियां दिखती हैं, और दूसरे के हस्बैंड बढ़िया लगते हैं ना, दूसरे की थाली में घी हमेशा ही ज्यादा नजर आता है। ठीक है ना? तो अब ये डिफरेंसेस होते किस बेसिस पे हैं?
अभी हमने देखे बायोलॉजिकल और ये सब, लेकिन टाइप्स अगर हम देखें तो टाइप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं हम अपने कलर में यानी रंग में अलग होते हैं। भाई कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सांवला होगा, अलग अलग जो समाज ने नाम दिए हुए हैं, मतलब अपने रंग में हम डिफरेंट हो सकते हैं। शेप आकार में हम डिफरेंट हो सकते हैं। साइज को जो भी आप कहना चाहो, आकार कह लो, प्रकार कह लो, शेप को फिर आप, है ना। तो आकार प्रकार में हम डिफरेंट हो सकते हैं। बुद्धि के स्तर में हम डिफरेंट हो सकते हैं। सबका बुद्धि का स्तर सेम हो, सब सेम तरीके से समझें चीजों को। कोई बच्चा है जो जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा है जिसको थोड़ा सा समय लगता है ना। तो कोई बच्चा है जो गिफ्टेड होगा आईक्यू के आधार पे, कोई बच्चा है जो, ज्यादातर बच्चे तो एवरेज होते हैं, खैर वो औसत होंगे। किसी को किसी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, किसी को किसी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, हम अपने रंग में, रूप में, अपनी रुचियों में, है ना, अलग होते हैं, अपनी भाषा में, है ना। इसके अलावा भी 70 चीजें हो सकती हैं, जैसे लैंग्वेज में अंतर हो सकता है, रुचि में अंतर हो सकता है, अभिरुचि में अंतर हो सकता है। अभिरुचि समझते हो, एप्टीट्यूड कि कौन किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उसके अंदर क्या स्किल है छिपी हुई, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड किसको कहते हैं? जो आपका नजरिया है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, वो क्या है? वो एटीट्यूड कहलाता है। जब यार इस व्यक्ति में बहुत एटीट्यूड है, ऐसे बोल देते हैं जनरली हम, उसका मतलब क्या? उसका एक पैटर्न बन गया है, उसका एक नेचर बन गया है, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका वैल्यू सिस्टम कुछ डिफरेंट सा है ना। अदरवाइज एटीट्यूड का सिंपल मतलब ये कि आपकी वैल्यूज, आपका बिलीफ सिस्टम किस तरह का है। नॉर्मली समाज में जब हम यूज करते हैं, हम कहते हैं बहुत एटीट्यूड है, मतलब हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ ही कोनोटेशन हमने उससे जोड़ी हुई है। अदरवाइज एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है जी। तो हम अपनी लैंग्वेज में, अपने कलर में, शेप में, साइज में, इंटेलिजेंस में, इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक। और ये एकदम नॉर्मल बात है, एम्ब्रेस करना है, सेलिब्रेट करना है इस बात को। तो यहां पे ये बात हम कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बता देती हूं कि जो डिफरेंस है, जो डाइवर्सिटी है, भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो भी कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, यानी विभिन्नता में एकता की बात होती है। ठीक है ना, विभिन्नता में एकता की बात होती है। हिमांशु अभी सीटेट की क्लासेस होंगी ऑफलाइन, तब आप आइएगा, मिलेंगे। ठीक। तो विभिन्नता में एकता की बात होती है। तो इनका जो आधार है कि हम विभिन्न हैं, है ना, हम सब में विभिन्नता विद्यमान है। लैंग्वेज, भाषा के आधार पे, कोई पंजाबी बोलेगा बच्चा, कोई गुजराती बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा, कोई जो भी उसके घर में भाषा बोली जा रही है। ठीक है ना। कास्ट, जाति के आधार पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है ना। जेंडर के आधार पे, लिंग, महिलाएं अलग तरीके से कुछ चीजों में डिफरेंट होंगी नेचर में, पुरुष थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल्स वैसे भी डिफरेंट होते हैं, बट जेंडर के आधार पे भी जो डिफरेंसेस हैं, अंतर पाए जा सकते हैं। कम्युनिटी, किस समुदाय से आप आ रहे हैं, उसके आधार पे भी अंतर पाए जा सकते हैं। अब जब हम अंतर की बात कर रहे हैं, तो हम विभिन्नता की बात कर रहे हैं, इनको पॉजिटिवली ले रहे हैं। हम अंतर को कम और ज्यादा आंकने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं कि अरे तुम तो गरीब हो, अरे तुम्हें क्या पता, अरे ये, मतलब हाँ, यहां पे अंतर का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपसे कम या ज्यादा है। अंतर है और उसको सेलिब्रेट करना है, कुछ अच्छा लगे तो वो सीख लेना है। रिलीजन, धर्म के आधार पर भी अंतर पाए जा सकते हैं। ये सब मिलकर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्ति में, बच्चे में क्रिएट करते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, अगर इनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाए तो दो प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखें, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जब हम बात कर रहे हैं तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो है बायोलॉजिकल या इनहेरिटेड कह लीजिए, जो हमें विरासत में मिली है अपनी हेरिडिटी से, इनहेरिटेड या विरासत में मिली है आनुवांशिकता से, जीन्स से। और दूसरी है एक्वायर्ड, जिनको हमने अर्जित किया है अपने वातावरण से। भाई कोई भी चीज पूरी साइकोलॉजी में हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ही गुणनफल है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी अलग नहीं हुए, कुछ चीजें जो इनहेरिटेड है, कुछ चीजें जो आपने अर्जित की हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दो ही प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। इनहेरिटेड क्या हो सकती है? शारीरिक गठन, आपका शारीरिक गठन की अगर मैं बात करूं, भाई मेरी जो हाइट है वो, आप देखते हैं किसी फैमिली में सारे लोगों की हाइट ज्यादा है, तो वो क्या हुआ, उन्हें वो हेरिडिटी से इनहेरिट किए हैं उन्होंने जीन्स के हाइट ज्यादा है। किसी केस में एवरेज हो सकती है। इसी तरह से मानसिक स्तर सबका जो है, किसी को हेरिडेटरी ही कोई जो है बिना खाए भी वेट बढ़ता है, तो हो सकता है वो हेरिडेटरी कुछ उस तरह के जीन्स हो। मेंटल यानी मानसिक क्षमताएं हमारी सबकी डिफरेंट हैं। कोई ज्यादा अच्छा फोकस कर पाता है, किसी को समय लगता है। तो ये भी क्या है, मेंटल एबिलिटी जो है हमारी, या इंटेलिजेंस, जो बुद्धि का स्तर है, वो भी काफी हद तक किससे
प्रभावित होता है हमारी हेरिडिटी से या हमारे इनहेरिटेंस से आया है। कि अगर आपकी माताजी पिताजी गिफ्टेड हैं तो ज्यादा संभावना है कि आपका भी जो बुद्धि का स्तर है वो अच्छे स्तर का होगा। ठीक है ना। वो हम करा देंगे यार, कि उसकी टेंशन ना लो आप। ठीक है जी। वो 1 ईयर का होता है ना आपकी वैलिडिटी, कोई टेंशन ही नहीं है। चले 1 ईयर से ज्यादा तो नहीं बढ़ पाएगा। कई बार होता भी ऐसा जब बढ़ जाता है, बट बहुत ही रेयर होता है, मतलब वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। टेम्परामेंटल यानी स्वभाव। आप देखते हैं कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग जो हैं बिल्कुल तूफानी होते हैं। हो सकता है उनके माता पिता भी उस तरह के हों या उनको जीन्स ही उस तरह के मिले कि वो अग्रेसिव हैं बाय नेचर। जैसे आप विराट कोहली को देखते हैं, जैसे आप MS धोनी को देखते हैं। ऑफकोर्स एनवायरमेंट का जो है फर्क पड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परामेंट जो है वो हमारा हेरिडेटरी भी होता है कुछ हद तक, कि हम बाय नेचर अग्रेसिव हैं और बन के दिखा रहे हैं बहुत शांत, या फिर बाय नेचर हम बहुत शांत हैं, ज्यादा अग्रेशन आता ही नहीं है ना। तो स्वभाव भी कुछ हद तक हमारा क्या है, हमारे जेनेटिक मेकअप से प्रभावित होता है। कहा भी जाता है अगर हेरिडिटी में पेरेंट्स को यदि डिप्रेशन रहा है तो 40% अधिक चांस हो जाते हैं कि बच्चों को भी डिप्रेशन की संभावना फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है। तो ये क्या हुआ, टेम्परामेंट स्वभाव जो है वो भी हमारी हेरिडिटी से, इनहेरिटेंस से काफी प्रभावित होता है। ठीक है ना। देखो बच्चा कमजोर था पढ़ने में, बुद्धि तेज हो गई, समझाने की क्षमता इनहेरिटेंस होगी। प्रभात, बच्चा बुद्धिहीन नहीं था, बच्चे में बुद्धि की कमी नहीं थी। ज्यादातर बच्चों में, वो तो 1% लोग हैं जो बिल्कुल गिफ्टेड है या बिल्कुल एकदम रिटार्डेड टाइप के हैं या बहुत कम IQ है। ज्यादातर लोगों में IQ का डिफरेंस नहीं होता है ना। और ये हमारे समझाने के तरीके पे है कि उसको टीचर कितना बढ़िया मिला, उसको माहौल कितना बढ़िया मिला, उसको रिसोर्सेज कितने अच्छे से मिले। एक बच्चा जो मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा, उसका पर्सनल ट्यूशन लगाया गया, उसका इंटरेस्ट आया, टीचर बदला, अब क्या हुआ, अब वो अच्छा करने लग गया। क्यों? एनवायरमेंट की गलती थी ना कहीं ना कहीं। तो वो एक डिफरेंट चीज है, उसको हम ये नहीं कहेंगे अचानक से बुद्धि बढ़ गई, उसकी समझने की क्षमता बढ़ गई, ये कहेंगे। अब आते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स पे जो अर्जित हैं, जो एनवायरमेंट से लिए जाते हैं। जैसे सामाजिक, किस समाज में बच्चा रह रहा है, भाई सामाजिक माहौल क्या है, समाज क्या है, किस समाज से वो आता है। एक समाज जहां मारपीट बहुत ही कॉमन है तो बच्चे के लिए भी मारपीट जो है वो कॉमन हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है। एक बच्चा जिसको थोड़ा तेज बोलने पे भी डर लगता हो, दूसरा बच्चा जिसको लड़ाई से भी डर नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं जिस समाज, जिस संस्कृति से वो आ रहा है, जिस कल्चर से वो आ रहा है, इसी तरह से संस्कृति की बात होती है। आप क्या कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, है ना, आपने रामायण देखिए, महाभारत देखिए, कुछ और देखा है, तो वो कल्चर का भी प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे। फिर आती है तीसरी चीज, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। एनवायरमेंटल में जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, भाई बहुत ठंडी जलवायु में रह रहे हैं, है ना, बहुत ही गर्म जलवायु में रह रहे हैं, तो उस तरह से आपका रंग से लेके और आपके खाने पीने का तरीका भी बदल जाता है। इमोशनल एस्पेक्ट, अब ये इमोशनल एस्पेक्ट जो है, जिसको हम संवेग कह रहे हैं, ये भी आपके प्रभावित करते हैं। तो इस पे संवेगों, अब टेम्परामेंट है एक बाय डिफॉल्ट जो स्वभाव है आपका। इमोशनल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, आपने बचपन में बहुत मारपीट देखी, या आपने बहुत बचपन में खुशहाली देखी, या फिर आपने बचपन में बहुत ही कठिन समय देखा, तो वो इमोशनल एस्पेक्ट आपका उस तरह का हो जाएगा। एनवायरमेंट का रोल इस पे ज्यादा है। बात सही है या नहीं? सही है या नहीं? कुछ केसेस में बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं, वो एक लॉ है हेरिडिटी का, है ना। लेकिन हेरिडिटरी वो भी ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कहीं और से आ गए हैं, वो किसी ना किसी पीढ़ी में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह का बनता है कि वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यार, एप्टीट्यूड कुछ हद तक इनबॉर्न होता है और कुछ हद तक एक्वायर्ड है। ठीक है ना। एटीट्यूड जो है वो सोसाइटी से ज्यादा प्रभावित होता है। हाँ, कह सकते हो शुभम कि पाकिस्तान में माहौल उस तरह का है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि जो उस माहौल का असर जो है नेगेटिव पड़े व्यक्ति पे। ठीक है ना। या ऐसी और कंट्रीज हो सकती हैं जहां हालात जो है बहुत बढ़िया नहीं है। मेंटल लेवल इनहेरिटेड इसलिए है क्योंकि ये इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, और बुद्धि जो है आपकी वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है ना। सारे लोग इसको नहीं मानते, बट ऐसा है, मतलब ज्यादातर लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि जो बुद्धि का स्तर है वो इनहेरिटेड है, जो IQ है आपका वो इनहेरिटेड ज्यादा है, इसलिए तो चेंज नहीं होता बहुत ज्यादा। ठीक है ना भाई। जो आपका शारीरिक गठन है, आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, है ना, इवन आप देखेंगे आपकी उंगलियां, आपकी आवाज तक भी अपने माँ बाप से रिजेंबल करती है एट टाइम्स। अब चेक मत करने लग जाना किसी की ना करती हो और फिर घर में युद्ध हो जाए, है ना। देखिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 प्रकार हैं, इनहेरिटेड यानी वंशानुगत तत्व, अगेन ये बातें हम कर चुके हैं।
अगर हम देखें तो इसमें क्या है, फिजिकल डिफरेंसेस जो शारीरिक गठन है, इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस, बुद्धि, टेम्परामेंटल स्वभाव कैसा है, क्षमताओं में अंतर। भाई अगर एक बच्चा है जिसके माँ बाप स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि वो भी फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा होगा, है ना। तो ये भी एक्वायर्ड है कहीं ना कहीं, सॉरी इनहेरिटेड है। बेस्ड ऑन सेक्स, जो लिंग के आधार पर अंतर है, मेल और फीमेल क्या हेरिडिटी की वजह से डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो गया, इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, तो वही ये टेम्परामेंट से जुड़ जाएगा कि जो आपका व्यक्तित्व है कुछ हद तक पर्सनैलिटी जो है बनाई जाती है, डायनामिक है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आपकी इनहेरिटेड होते हैं। बेस्ड ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी अगेन वही हो गया, एज के साथ आप में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड हो रहे हैं वही बात घुमा फिरा के कही जा रही है। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट, किसी में कोई स्पेशल टैलेंट हो सकता है, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी क्या है, स्पेशल टैलेंटेड लोग हैं। एप्टीट्यूड मतलब किसी एक क्षेत्र में विशेष करने की क्षमता, बहुत अच्छा करने की क्षमता। सचिन तेंदुलकर में स्पोर्ट्स को लेकर, स्पेशली क्रिकेट को लेकर एप्टीट्यूड रहा होगा, अदरवाइज कितनी भी ट्रेनिंग देकर के हम उनको सचिन नहीं बना सकते, हर किसी को सचिन नहीं बनाया जा सकता। उसका रीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि एनवायरमेंट का भी रोल होता है, किस समय पे क्या चीजें हैं, स्पेशल टैलेंट किस दिशा में बच्चा अच्छा कर सकता है, तो ये कहानी है। तो ये बेसिक से अंतर हैं जिनके आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं क्रिएट होते हैं। अब आएंगे हम किस पे, आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स पे। ये बात मैं बता चुकी हूं, फिर भी जिन लोगों को समझने में दिक्कत हुई होगी उनके लिए ये रिवीजन है। अगर हम बात करें अर्जित तत्वों की या एक्वायर्ड या एनवायरमेंटल ट्रेट्स की, तो सोशल डिफरेंस, भाई आप समाज के किस स्ट्रेटा से आते हैं, समाज के किस वर्ग से आते हैं, आपका लॉन्ग रन में इंटेलिजेंस पे, आपके आईक्यू पे भी प्रभाव पड़ेगा अगर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सोशल डिफरेंस, किस स्ट्रेटा से आ रहे हैं, आप लोअर क्लास से आ रहे हैं, आप मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आप हायर क्लास से आ रहे हैं समाज के, क्योंकि आपको खाने पीने से लेके और आपको पढ़ने तक की जो सुविधाएं हैं वो बदल जाती हैं जैसे जैसे आपका स्ट्रेटा बदलता है। तो सामाजिक अंतर जो है वो भी प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। हालांकि इस बात को, हाँ एग्जैक्टली शिवम, जैसे आप कह रहे हैं कि स्वयं सचिन का बेटा उनके जैसा नहीं है, तो ये बेसिकली कंपैरिजन बनता भी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति और अलग इंडिविजुअल रहा होगा, उसके अपने जो है ड्राइविंग फोर्सेस रहे होंगे, उसका समय डिफरेंट रहा होगा और उसकी ड्राइव डिफरेंट रही होगी, तो कंपैरिजन सही भी नहीं है। सोशल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो सामाजिक जो स्थिति है वो भी हमारे अंदर अंतर पैदा करती है, ठीक है। डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, यानी शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पे जो अंतर है, किसी ने पीएचडी की, किसी ने 10वीं पास की, अब उसका भी अंतर पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी पे। इमोशनल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस यानी सांस्कृतिक डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल, सीखने के भी ढंग अलग अलग हैं। 60% से 65% लोग हैं जो विजुअली सीखते हैं, उनको कोई पिक्चर दिखा दो, कोई चार्ट दिखा दो, ज्यादा याद रहता है बजाय कि सिर्फ लिखवा दो, ठीक। दूसरे लोग हैं जो ऑरल का मतलब है ऑडियो से रिलेटेड है, यानी लिसनिंग, सुन करके जल्दी से सीख जाते हैं। ओरल नहीं है, ये ऑरल है, ऑडियो, ऑडिटरी लर्नर्स है, इनको सुना दो कोई चीज तो इनको याद रहती है। तीसरे लोग हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग, ये लर्निंग के स्टाइल है, सीखने की शैलियां हैं, मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ। हर बच्चे को सेम स्टाइल से सिखाना नहीं है, क्यों, क्योंकि हर बच्चे का जो रुचि है, उसका एटीट्यूड है, उसका एप्टीट्यूड है, वो एकदम डिफरेंट है। हाँ मोनू, ये भारत में ज्यादातर घरों की कहानी है, या मैं कहूं जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लासेस में भी ऐसा हो सकता है, अपर क्लास में भी ऐसा हो सकता है, बट ज्यादा जो ये नॉर्मल संघर्ष की कहानी है ना, कि ज्यादा रिसोर्सेज की कमी के कारण मनमुटाव, परेशानियां काफी होती हैं टाइम्स। तो जो आप कह रहे हैं कि घर में बिल्कुल पीस नहीं है, ये हर दूसरे व्यक्ति के घर की कहानी हो सकती है। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, वहां बैठ के पढ़िए, कोई और तरीका निकालिए, गांव में रहते हैं खेत में जाके पढ़िए, कुछ भी करिए, अपने लिए जीवन को ठीक बनाना है, बदलना है चीजों को, तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं सुनता आपके साथ समस्याएं क्या थी। बट हाँ, इस चीज का फर्क पड़ता है, यही बात हमने अभी की, जो समाज का अंतर है उसका फर्क पड़ता है। वो बात अलग है कि कई लोग बहुत ही रिच क्लास से होने के बाद भी, उनको सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी हो सकता है उनमें वो ड्राइव ही ना हो, वो रास्ता उन्होंने कभी पकड़ ही ना पाए, है ना। ठीक है सत्येंद्र जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, भाषा के आधार पे जो है अंतर होते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, हर व्यक्ति का नजरिया सेम नहीं हो सकता, उसका सोचने का, उसके बिलीफ्स, उसका जो मानना है, विश्वास है जिन चीजों में वो रखता है, वो डिफरेंट होंगे। कोई एथीस्ट होके भी खुश है, कोई थीस्ट होके भी खुश है, यानी नास्तिक और
आस्तिक की जो हम बात करते हैं, तो एटीट्यूड है सबका, इंटरेस्ट, रुचि है। किसी की स्पोर्ट्स में बहुत रुचि होगी, किसी की कार्स में बहुत रुचि होगी, दूसरे व्यक्ति की हो सकता है किताबों में बहुत रुचि हो, तीसरे व्यक्ति की डांस में बहुत रुचि हो। तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सबका एटीट्यूड सेम होगा। किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी को नहीं आता, कोई थोड़ा सा सबमिसिव नेचर का हो सकता है, कोई है जो ज्यादा वो दबता नहीं है किसी भी हालत में, है ना। हर तरह के लोग हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस की बात हो गई, इमोशनल की हो गई। आप मेच्योरिटी वाला कोई पूछ रहा था, मेच्योरिटी यानी हेरिडिटी के साथ, एज के साथ जो मेच्योरिटी आती है, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई। सब में होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, सिर्फ बच्चों में क्यों होंगे भाई। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। देखो हमेशा 3 प्रकार के ही मुख्य अधिगम की शैलियां या लर्निंग स्टाइल्स होती हैं। इसके अलावा तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, बट वो आपके काम की है नहीं। 3 में ही डिवाइड हो जाती हैं। 65% विजुअल, 30% जो है ऑरल, और 5% लोग हैं जो आपके काइनेस्थेटिक में आते हैं, उनको कोई चीज करके ही दिखानी पड़ती है तभी वो समझ पाते हैं। नहीं राहुल, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। चलिए, अब कौन से वो कारक हैं जो बुद्धि के जो व्यक्तिगत किस चीज का ऑपरेशन हुआ था उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। व्यक्तिगत कारकों को या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। अब ये पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर हो वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही तरह से अफेक्ट करेगा, यदि आपको ये देखना है कि वो किस तरह से यूज हो रहा है ना। अभी हमने बात की, यदि सोशल एस्पेक्ट की हम बात करें, एक घर जहां पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है, माँ बाप बच्चे के साथ लगे हुए हैं, पूरी कोशिश करते हैं उसकी पढ़ाई भंग ना हो, अब वही फैक्टर जो गरीबी थी वो पॉजिटिव साबित हो गया उसके लिए। और नेगेटिव क्या हो सकता है, एक घर जहां आतंक ही रहता है, तो हो सकता है वही चीज बच्चे के लिए नेगेटिव साबित हो जाए। जैसे हेरिडिटी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है ना। तो हेरिडिटी की जब हम बात करेंगे, अगर हेरिडिटरी गुण, इंटेलिजेंस का स्तर सही मिल गया तो वही चीज पॉजिटिव हो गई। अगर आईक्यू बिल्कुल रिटार्डेड हो गया, बच्चा चल भी नहीं पाएगा, तो ये क्या हुआ, हेरिडिटी, आनुवंशिकता किस तरह की हमें मिली है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल प्ले करेगी। वातावरण अगर अच्छा है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव बन जाएगा। जैसा कि अभी कोई बता रहा था, घर में शोर शराबा, लड़ाई, ये सब रहेगा। कास्ट, रेस एंड नेशन, अब जिस जगह पे आप हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल प्ले कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां रेसिज्म है तो आपके लिए नाक में दम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, बुद्धि का स्तर, एजुकेशन, शिक्षा किस तरह की मिली है। सेक्स डिफरेंस, महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा सा अंतर होता है। एक अंतर मतलब कम और ज्यादा का नहीं, विभिन्नता का अंतर। इकोनॉमिक कंडीशन, किस आर्थिक स्थिति से आप आ रहे हैं। उम्र क्या है, 15 साल में जिन चीजों पे बहुत गुस्सा आता है, आपको पता है ना, जब टीनेज की हम बात करते हैं, एडोलेसेंस की, किशोरावस्था की, तो हम कहते हैं यार इस उम्र के बच्चों में गुस्सा होता ही है, एनर्जी होती ही है। तो अगर हम बात करें आयु की बात या उम्र की बात, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं, और जैसे आप 25-30 की उम्र में जाते हैं तो क्या होता है, एक ठहराव आना शुरू होना चाहिए कायदे में, अगर आपने खुद पे काम किया है थोड़ा तो ये क्या होगा, जो एज है वो भी एक फैक्टर है, एक रोल प्ले करती है आपके हर एक एस्पेक्ट में। फिर आता है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, अगेन वही टेम्परामेंट का अंतर है। आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन पर्सनैलिटी को बदलना संभव है, ठीक है जी। आगे बढ़े, एजुकेशन शुड बी गिवन। अब एजुकेशन कैसी दें बच्चे को, एजुकेशन कैसी दें, यदि हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में होते हैं, तो कुछ अप्रोचेस हैं जिनको अपनाना चाहिए, है ना। हमारा काम है, हम एज टीचर्स स्कूल में क्या देना चाह रहे हैं, एजुकेशन देना चाह रहे हैं अच्छी। एज टीचर्स और पेरेंट्स, अगर मैं कहूं, आप में से कुछ लोग अभिभावक भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। टीचर्स और पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो एक माहौल अगेन कैसा देना है, जो हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ा था, कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट जो बच्चा जहां फल फूल सके, है ना, बच्चा जहां फल फूल सके, निखर के आए, उसके अंदर जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, उसकी जो यूनिकनेस है, जिस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है ना, उसमें वो बेहतर कर पाए। हम उसको ऐसा माहौल, ऐसी सुविधाएं, ऐसे टीचिंग मेथड्स, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाएं कि उसे मजा भी आए, उसकी जिस चीज में रुचि है वो उसमें बहुत अच्छा कर पाए, ठीक है जी। तो एजुकेशन शुड बी गिवन एज पर दी नीड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, लर्निंग स्टाइल ऑफ दी चिल्ड्रन। यानी शिक्षा बच्चे के आयु के अनुरूप, उसकी रुचियों के अनुरूप, उसके नजरिए के अनुरूप, उसके अगर हम बात कर रहे हैं अभिक्षमता, एप्टीट्यूड के अनुरूप, उसकी इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, इन सबको ध्यान में रख करके एजुकेशन दी जानी चाहिए। उसकी लर्निंग स्टाइल के अनुरूप,
कि वो कैसे सीखता है, इस बात को ध्यान में रख करके हम सिखा पाए, तभी बच्चा क्या हो पाएगा, फल फूल पाएगा, है ना। भाई हम एक पौधे को सही एनवायरमेंट ही तो देते हैं, तभी तो वो फल फूल पाता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है अमीश, दोबारा से जब रिवाइज करोगे टॉपिक को तब लिख लेना, बात सही है नहीं। और पीडीएफ मिल जाएगी एक साथ ही, जो भी लिखा है वो सब मिल जाएगा उसमें। देखिएगा, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कोई। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है बेसिकली कि आप कक्षा में या स्कूल में पूरे, अगर मैं कहूं बिल्डिंग एज लर्निंग एड का कॉन्सेप्ट होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में याद दिलाना तब बताऊंगी। अभी कोई कह रहा है 3 दिन में सारे लेक्चर्स देख लिए और क्वालिटी कंटेंट है, मजा आया, बस काम बन गया। तो एजुकेशन कैसे देनी है, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकताओं को, आवश्यकताएं क्या है उसकी, उसका रुचि किस चीज में है, क्या उसका इंटेलिजेंस का लेवल है, एज क्या है। बच्चा है 7 साल का, आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं 17 साल की उम्र का, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप, अभी उसको एबीसीडी नहीं आती है, तो कहां से काम बनेगा। तो बच्चे की नीड को सेंटर में रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, उसके अंतर को पहचान करके और उस हिसाब से एजुकेशन देनी है। कुछ पेडागोजिकल वेज हैं या मेथोडोलॉजीज हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, शिक्षण शास्त्रीय तरीके हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, यानी जो सामग्री का एकीकरण कहेंगे इसको। जब ये पीडीएफ मिलेगी आपको एक दिन तो क्या होगा, हिंदी में भी साथ के साथ यहाँ ट्रांसलेटेड आपको फॉर्म मिल जाएगी, इसीलिए लेट हो रही है इस बार पीडीएफ आपकी। ठीक, तो सामग्री का एकीकरण क्या है, आपको पता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है यार, एकीकरण बहुत टाइम हो गया ना हिंदी में, या एकीकृत सामग्री आप लिख सकते हो, इसको आसान रहेगा, है ना। एकीकृत सामग्री, ठीक है जी। तो एकीकृत मतलब आपने इंटीग्रेट कर दिया कंटेंट को, आपको पता है। हाँ, ये देखो सारे लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछते रहते हो, कैल पूछ रहा है, अब कोई आएंगे उस पर। इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट यानी एकीकृत सामग्री, एक कॉन्ड्यूसिव का मतलब है जहां बच्चा फल फूल सके, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया प्रियंका। तो अगर हम बात करते हैं एकीकरण का मतलब है, हमें पता है हिंदी में जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम सरदार पटेल के बारे में कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। भाई हिस्ट्री का भी तो टॉपिक है ना, वो सरदार पटेल क्या है, या चाचा नेहरू की अगर कहानी हम बचपन में पढ़ते थे, मुझे याद है हिंदी या इंग्लिश की कोई उसमें थी स्टोरी, और वो है क्या, लेकिन इतिहास भी आप कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स और मैथ्स में क्या होता है, समानता होती है, हाँ वही एकीकरण, राइट 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 राइट, ठीक है ना, राइट। बट हमने एक शब्द आपका कम कर लिया है। अगर हम बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में मर्ज करके या जोड़ करके पढ़ाना, इससे क्या होगा, जैसे बहुत सारे पेडागोजी के कॉन्सेप्ट आपके हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में हेल्प करेंगे आपको, यानी इंटीग्रेट कर दिया कंटेंट को, सामग्री को जोड़ करके पढ़ा रहे हैं एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, यह आ भी चुका है पेपर में कई बार, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं विभेदी अनुदेशन। क्या कहते हैं, विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन। डिफरेंशिएटेड का मतलब है जहां डिफरेंस हो, है ना, बच्चे के साथ अंतर नहीं कर रहे हैं लेकिन पढ़ाने के तरीकों में अंतर कर रहे हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोले तो विभेदी अनुदेशन, यानी हम मेथड्स को डिफरेंटली यूज कर रहे हैं। ये हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ रहे थे, ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी पढ़ेंगे। उसकी जरूरत क्या है, हाँ ईवीएस इंटीग्रेटेड है जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज है, पर्यावरण अध्ययन है, उसमें सोशल साइंसेस भी है कक्षा 3 से 5 के लेवल पे, ईवीएस के अंदर ही आपका साइंस भी है और एनवायरमेंट तो है ही, तो तीनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की जब हम बात कर रहे हैं या विभेदी अनुदेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो विभेदी अनुदेशन क्या है भाई, विभेदी अनुदेशन है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अगर एक बच्चे को, आप जरूरी नहीं एक ही उदाहरण देंगे, आप 4 उदाहरण दे सकते हैं, अलग अलग बच्चे को अलग अलग मेथड से पढ़ाया जा सकता है, उनकी नीड, उनकी एज, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके अपने इंस्ट्रक्शन, अपने मेथड, अपने पढ़ाने के तरीके में अंतर करना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, नीड बेस्ड मेथड, सिंपल, ठीक बात है अंजुमन। एबिलिटी ग्रुपिंग, वैसे तो एबिलिटी ग्रुपिंग को हम अवॉइड करते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है, एबिलिटी ग्रुपिंग है क्षमता समूहन, यानी क्षमता के आधार पर ग्रुप में बांट दिया बच्चे को, समूह बना दिए, क्षमता समूहन।
लेकिन अगर हमें ये करनी भी पड़े एबिलिटी ग्रुपिंग, हमें बच्चों को ग्रुप्स में बांटना भी पड़े क्षमता के आधार पे, तो ये दो तरह की होती है, एक होती है होमोजीनियस, दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। आते हैं समझते हैं कहानी है क्या। ठीक, अभी हमने बात की थी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की, लिख देती हूं मैं, एक मिनट, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की अभी हमने बात की थी ना। अगर हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की यानी विभेदी अनुदेशन की बात कर रहे हैं, लिख देती हूँ, रिवीजन में आपको हेल्प मिल जाएगी। विभेदी अनुदेशन, अगर हम बात करेंगे, हमें पता है हम बच्चे की नीड को ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे, है ना, उसके एज लेवल ये सब के अनुसार हम इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस रखेंगे, है ना। चलिए खैर, सबको एक डंडे से नहीं हाँकेंगे। दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का उल्टा होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन या फिर एक और शब्द है जो यूज किया जाता है जिसको हम यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कहते हैं। दोनों ही एकदम नेगेटिव हैं, इनके साथ नहीं चलना है। पढ़ने में अच्छा लग सकता है स्टैंडर्डाइज्ड, है ना, या यूनिफॉर्म भी सुंदर लग रहा होगा। स्कूल में सारे बच्चों की एक जैसी यूनिफॉर्म होती है। उसका रीजन ये होता है कि कोई भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे एक अमीर बच्चा जो है बढ़िया से कपड़े पहन के आ जाएगा और एक गरीब बच्चा जो है बेचारा वो फटे हुए कपड़े पहन के आएगा। तो बेहतर क्या है कि यूनिफॉर्म सबके लिए एक रूपी लागू कर दी। लेकिन यूनिफॉर्म एक जैसी सही है, लेकिन मेथड एक जैसा सही नहीं, इंस्ट्रक्शन एक जैसी सही नहीं है ना। तो एक रूपी अनुदेशन जो है एकदम खराब है, क्योंकि आप सबको एक ही मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर तो डिफरेंसेस हैं। कोई बच्चा देख करके सीखता है, किसी को कोई एक्टिविटी करके सीखना पसंद है, तो हम गड़बड़ कर देंगे वहां पे। तो एक रूपी अनुदेशन की जब हम बात कर रहे हैं, एक रूपी अनुदेशन की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब सबको सेम तरीके से पढ़ा रहे हैं। यही बात आपकी मानकीकृत अनुदेशन में होती है कि सबको एक ही डंडे से हाँक रहे हैं हम, है ना, सबको एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है जी, ये भी नो है, ये भी नो है। आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको आप नेगेटिव की तरह याद रखेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव नाम तो देखो अपना। बच्चे का रुचि किस उम्र तक में पता चलता है? मैम ऐश्वर्या, बाकी देशों में या बाकी कंट्रीज में क्या है, एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं कि किस बच्चे में किस क्षेत्र में बेहतर करने की क्षमता है। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ हम रोजगार से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। और जब सरकारी नौकरी का मौका कहा कि यार जाने दो, तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं, समझ में भी नहीं आती कि यार सरकारी नौकरी कैसे छोड़ सकता है कोई, या क्यों नहीं करनी किसी को, जबकि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो डिफरेंट है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ एप्टीट्यूड के सच बहुत ज्यादा टेस्ट अवेलेबल नहीं है, मिल जाएंगे, बट ये तरीका हम अपनाते नहीं है स्कूल्स में। आपको देखना होता है बच्चे का रुझान किस तरफ है डेली बेसिस पे, जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चों का आपको जल्दी कम उम्र में पता लग जाएगा, कुछ का समय लग सकता है। मौका उनको कितना मिला है, अपॉर्चुनिटीज कितनी मिली है, इंटरेस्ट भी तो तभी पता लगेगा। तो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जी नहीं, कि सबको एक, सबके लिए सेम होता है, ये सेम मेथड नहीं चाहिए हमें, डिफरेंट मेथड चाहिए। क्या चाहिए? मेथड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए, डिफरेंट मेथड्स चाहिए हमें, ना कि सबको एक ही तरीके से पढ़ाना, क्योंकि बोर हो जाएगा बच्चा। सबके लिए लेक्चर मेथड ही यूज करेंगे अगर, तो फिर बाकी के भी तो तरीके हैं ना, कि आप बच्चे को विजिट करा दें, आप बच्चे को कहीं कुछ और एक्टिविटी करा के सिखाएं, ठीक है ना। तो किसी को आप प्रोजेक्ट दे दें तो वो खुद से बड़ा अच्छा सीखता है। कोई बच्चा है जो ग्रुप में अच्छा सीखता है, कोई बच्चा है जो अकेले ही पढ़ना पसंद करता है सेल्फ स्टडी से, ठीक है ना। अब आता है लैक ऑफ प्रेजुडिसेस जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव, यानी जो लिंग का प्रभाव है हमारे दिमाग पे कि लड़कियां गणित में कमजोर होंगी, लड़के गणित में अच्छे होंगे, ये सब हम दिमाग से हटा दें। जेंडर न्यूट्रल, जेंडर फ्री एनवायरनमेंट बनाएं, पूर्वाग्रहों से बचें। लैक ऑफ प्रेजुडिस का मतलब है कोई भी पूर्वाग्रह कि हमने मान लिया इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, इस समुदाय के लोग ऐसे होते हैं, इस संस्कृति के लोग ऐसे होते हैं, इस कद के लोग ऐसे होते हैं, इस रंग के लोग खराब होते हैं। आर्टिकल 15 देखी होगी आपने, नहीं देखी है तो देखिएगा कभी, आयुष्मान खुराना है, और वो बताते हैं, मतलब जो दिखाया गया है तो वही है कि हम जाति के आधार पर कितना भेदभाव जो है होता है। तो प्रेजुडिस, किसी भी आधार पर पूर्वाग्रह रखना पहले से ही। कोई व्यक्ति मिलने आ रहा है और आपने सुना, अरे यार हिमांशी के बारे में तो मैंने ये सुना है ना, या फलाने के बारे में तो मैंने ये सुना है, तो ठीक है आपने सुन लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप सामने तो देखेंगे अपना व्यवहार उस व्यक्ति का,
या पहले से एक इमेज बना करके जिएंगे। तो एक इमेज में जीना ही पूर्वाग्रह है अगर मैं कहूं तो। एबिलिटी ग्रुपिंग की हम बात करें तो पूर्वाग्रहों से आपको दूर रहना है। लैक ऑफ प्रेजुडिस, आपको पूर्वाग्रह या स्टीरियोटाइप पहले से बना के नहीं रखना कि इस जाति का व्यक्ति है तो ऐसा होगा, इस रंग का व्यक्ति है तो ऐसा होगा, हायर क्लास है तो ऐसा होगा, लोअर क्लास है तो ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, आपके लिए बच्चा है वो। ठीक। एबिलिटी ग्रुपिंग की अगर हम बात कर रहे थे तो आपको ये क्षमता समूहन से वैसे तो बचना है अमूमन तौर पे, एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी है कि एबिलिटी के आधार पे, क्षमता के आधार पे ग्रुप में बांट देना बच्चों को कि ए सेक्शन वाले हैं क्योंकि 90% लाते हैं। ऐसा होता है स्कूल में, बट इट इज नॉट गुड। जरूरत पड़ने पे ही करना चाहिए, और उसमें भी तरीका है। ये दो प्रकार की होती है, क्षमता समूहन, है ना। एक होता है आपका होमोजीनियस ग्रुपिंग, होमोजीनियस ग्रुपिंग यानी एक रूपी समूह या समान रूपी समूह कह सकते हो आप उसको। समूह यानी सारे बच्चे एक जैसे हैं, 33% लाते हैं सारे बच्चे, गणित में अच्छे हैं तो गणित में ही अच्छे हैं, म्यूजिक में अच्छे हैं तो म्यूजिक में ही अच्छे हैं। दूसरी ग्रुपिंग होती है हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग, विच इज बेटर देन होमोजेनस। हेट्रोजेनस क्या है? ये विषम लिंगी या विषम समूहन कहेंगे इनको, विषम समूहन यानी डिफरेंट एबिलिटीज रखने वाले बच्चे एक ग्रुप में। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, जबकि होमो का मतलब होता है सेम, है ना। होमोसेक्सुअलिटी आजकल चलन में है, न्यूज में है, अभी बहुत बहस चल रही थी कुछ दिनों पहले। तो होमो का मतलब है जो सेम इंटरेस्ट के लोग हैं, तो सेम नहीं चाहिए हमको। ग्रुपिंग कैसी करनी है? आपको करनी है डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे, ताकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से गणित सीख पाए, जिसको गणित नहीं आता वो साइंस सीख ले दूसरे से, या कुछ और सीखे। डिफरेंट चीजें बच्चे एक दूसरे से सीख पाए। तो हेट्रोजेनस ग्रुप बनाना है, अगर बनाना भी है तो होमोजीनियस नहीं बनाना कि जहां फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं तो सारे फर्स्ट आने वाले ही बच्चे हैं, जैसे ए सेक्शन में डाल दिया। अगर तो मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है, अगर मैं कहूं मिक्स्ड एबिलिटी वाली ग्रुपिंग करनी है, कर देंगे मून, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जरूरत पड़ने पे एबिलिटी ग्रुपिंग कैसी होनी चाहिए? हेट्रोजेनस होनी चाहिए। बात ठीक है या नहीं? अच्छा वर्षा, बहुत बढ़िया वर्षा, ठीक है ना। सेक्सुअल डिफरेंसेस क्या समझाने हैं इसमें शक्ति? सिंपल बात है, जेंडर डिफरेंट है, यानी मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन उसके आधार पे आप उसको नेगेटिवली यूज नहीं करेंगे, आप उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए उस हिसाब से पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है, और क्या करना है आपको। बहुत बढ़िया प्रदीप, पढ़ लिया आपका कमेंट। चलें आगे बढ़े। मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ते, ये गलत है, कॉम्पिटेटिव कह रहे हैं यार। इतने हजारों लोग हैं, अगर कमेंट पढ़ने बैठ जाएंगे कैसे काम चलेगा? जहां जरूरत पड़ती है काम के कमेंट्स ले लिए जाते हैं, कई बार बिना काम के भी ले लिए जाते हैं जो सामने आ जाते हैं। तो उसको आप समझिए कि हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं। और वहां भी अगर 500 लोग भी होते हैं ना एक क्लास में, सबकी बात नहीं सुनी जाती ऑफलाइन में भी, है ना। देखिए, इगैलिटेरियन पेडागोजी, इगैलिटेरियन पेडागोजी है एज पर नीड, एज पर इंटरेस्ट आप बच्चों के अपने मेथड्स सेलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं इगैलिटेरियन पेडागोजी। तो ये वेज हैं जैसे जिनका आप ध्यान रखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस या एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, इन सभी मेथड्स का ध्यान रखना है। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन में यूनिफॉर्म का बात आए तो यूसीसी की कॉन्सेप्ट लिया है, लगता है यूनिटी के लिए। नहीं नहीं नहीं, बस वो दिखने में लगता है कि यूनिफॉर्म का मतलब है सबके लिए, लेकिन मेथड सबके लिए एक जैसा नहीं है। कपड़े बच्चे एक जैसे पहन के जाएं स्कूल में, समझ में आता है, सबको एक मेथड से पढ़ाया जाए, लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, वो गलत है। डिफरेंशिएटेड मेथड्स या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आप लेक्चर मेथड भी यूज कर रहे हैं, आप एक्टिविटी भी करा देते हैं, आप चार्ट से भी पढ़ा देते हैं, आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे देते हैं, हर बच्चे को आप कनेक्ट कर लेते हैं जैसी नीड होती है। जबकि स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म में सेम तरीका रहता है सबके लिए, तभी वो स्टैंडर्डाइज्ड या यूनिफॉर्म कहे जा रहे हैं, जो कि सही तरीका नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। टीचर सेंटर्ड में हो सकता है ना। ठीक है निशा, ले लिया। आशा भी दुखी है कि इनका कमेंट नहीं लिया। देखिए, पेपर में पास होके बढ़िया से नंबर लेके आओगे, आराम से बैठ के इंटरव्यू करेंगे, साथ आप नाम लेने की बात कर रहे हो, है ना। आ जाओ फटाफट से। तो समझे कहानी क्या है, क्वेश्चंस भी करेंगे हम इस पे जो आए हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी, इनफ काम कराया जा रहा है आपको, बस विश्वास रख के मस्त पढ़ाई करनी है। उससे क्या होगा, उससे समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा और डाउट की जगह नहीं रह जाएगी। चलें।
चलिए भाई, इगैलिटेरियन पेडागोजी सिंपल है। इगैलिटेरियन का मतलब है नीड बेस्ड या मल्टीपल वेज में पढ़ाना, जैसी जरूरत हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बेसिकली आपकी पेडागोजिकल मेथड्स में। मल्टीपल वेज से आप समझा सकते हो, जैसी नीड हो, कोई एक मेथड पे चिपके नहीं रहोगे, जहां जैसी नीड है उस तरह से आप पढ़ाओगे बच्चे को। बात सही है या कोई दिक्कत है? चाहे आपको वो डिजिटल एजुकेशन का प्रयोग करना पड़े, चाहे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना पड़े, कभी ग्रुप बनाने पड़े, कभी डिस्कशन कराना पड़े, कभी एक्टिविटी करानी पड़े, जो भी कराना पड़ेगा, एक तरह से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ही दूसरा नाम कह लीजिए आप इसको। नीड के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप ध्यान में रख करके मल्टीपल वेज, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, अगर अलग अलग आपको प्लानिंग करनी पड़े, रणनीति बनानी पड़े बच्चों के लिए, तो वो आप बनाएंगे। हाँ बिल्कुल पिंकी, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, हमारे लर्नर्स हैं सीडीपी, अपने आसपास शहर में, गांव में, जहां भी वो रहते हैं, कोचिंग्स में भी पढ़ा रहे हैं, इवन दिल्ली तक में। तो एबिलिटी ग्रुपिंग के और दो तरह के नाम होते हैं, विद इन क्लास ग्रुपिंग और बिटवीन क्लास ग्रुपिंग। विद इन क्लास को हम कह देते हैं होमोजीनियस टाइप की, और बिटवीन क्लास होती है हेट्रोजेनस टाइप की, है ना। ये आपको रट्टे नहीं लगाने, बस समझ लेना है, मैं बता चुकी हूं ऑलरेडी। एक टीचर जो प्रैक्टिस करता है एक तरह के, एक क्षमता वाले बच्चों को स्मॉल ग्रुप में रखने की, जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए एक उसमें रख दिया। जबकि बिटवीन स्कूल क्लास ग्रुपिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक स्कूल प्रैक्टिस है जिसमें सेपरेट स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लास के, डिफरेंट कोर्स के, डिफरेंट सीक्वेंस के एक साथ बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वही बात, इसको आप हेट्रोजेनस कहिए, उसको आप होमोजीनियस कहिए, बहुत ज्यादा टेंशन आपने लेनी नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस 1 अगस्त के बाद से शुरू होंगी, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अनाउंस कर देंगे, और जहां तक फर्स्ट वीक में हो भी जाएगी, जैसे सिलेबस खत्म हुआ आपका, और ऑफलाइन क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। 3 दिन की क्लास में सारा रिवीजन, इवन जो आपका ये लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन हैं वो भी आप पूछ लीजिएगा, वो भी मैं करा दूंगी। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ईबीएस में जो इंपॉर्टेंट है, सीडीपी तो ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज हो ही जाएगा, ठीक है ना। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक अनुप्रयोग। शैक्षिक अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, यानी इसको क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है आपकी कल है 7 बजे ही, फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं वो हम करेंगे, है ना। और आपको टेंशन फ्री रहना है, पीडीएफ भी जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है जी। 139 आ जाएंगे अभी से, बिल्कुल आ जाएंगे दीक्षा पांडे, बट लग के मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से। एक एक पेपर बढ़िया से कर लो, एक एक सिलेबस का पॉइंट अच्छे से कर लो, और कॉन्सेप्ट को समझ के आंसर प्रैक्टिस इनफ कर लो, हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समय आपके पास है, 1 महीने से ज्यादा का समय है अभी। सीटेट वालों को तो घबराना है ही नहीं, और भी किसी को नहीं घबराना, मस्त तरीके से पढ़ाई करनी। जो दिल्ली से नहीं वो कैसे करेंगे, कोशिश करेंगे यार कुछ रिकॉर्डिंग डलवा दें, बट वो पॉसिबल होता नहीं है, बड़ा बहुत कई घंटों की रिकॉर्डिंग हो जाती है। और ऑफलाइन में क्या होता है, स्लो चलती हैं चीजें, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, वहां बीच बीच में कमेंट्स इतने आते हैं, या एक अलग माहौल होता है, तो वो फिर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, वीडियो वाले बोर हो जाते हैं जो वीडियो देखते हैं। कोई बात नहीं सानिया, आप जॉब लेकर के आइएगा, ठीक है जी। कोशिश करेंगे, चलो अगर ऐप पे चलवा पाएंगे तो चलवा देंगे। कुछ तो गड़बड़ थी पूजा आज ना। मॉडरेट टू इजी नीरज कॉन्सेप्चुअल ही आएगा, है ना। अगर आपका सिलेबस आपने अच्छे से करा हुआ है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता करके चल रही हूँ इस बार। पेपर मुश्किल आए, आसान तो खैर क्या ही आता है, एक लेवल का ही पेपर आता है। कुछ परसेंट क्वेश्चन मुश्किल डलते हैं हमेशा, कुछ परसेंट इजी डलते हैं, और कुछ परसेंट मॉडरेट या मीडियम डलते हैं। वो तीनों का मिक्सचर होता है, पेपर वैसे ही सेट होता है। ये तो फालतू का हुआ बना देते हैं कि हाय रे मुश्किल आएगा के। कई बार ऐसा होता है कि पेपर कंपैरेटिवली इजी लगने लगता है पढ़ने में, और वो कई साल पहले की बात हो चुकी है। अब आप देखेंगे लगातार पेपर जो है एक स्टैंडर्ड का ही आता है। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं, आगे की कहानी कल डिस्कस करने वाले हम लोग, है ना। और पेडागोजी स्पेशल वाले लोग हों, D+B वाले लोग हों, टेंशन नहीं लेनी है, मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक। कल मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, नहीं दिमाग से साफ हो जाएंगी चीजें।